हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर ओ के क्रैश कोर्स में। और अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक रसायन के बारे में। औद्योगिक रसायन में हम स्टार्ट करेंगे सीमेंट। तो देखिए सीमेंट क्या होता है। सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का एक मिश्रण होता है और इस मिश्रण को सबसे पहले जोसेफ एडस्पिन नाम के एक अरे यार दोबारा करते हैं, सॉरी गड़बड़ हो गया। अच्छा कट जाएगी, ठीक, तो कोई बात ही नहीं है। इसकी खोज जोसेफ एडस्पिन नाम के एक इंजीनियर ने की थी। यह कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का एक मिश्रण होता है। यह भूरे रंग का या कहिए काले रंग का एक महीन पदार्थ होता है जो पानी के साथ कॉलोइडल विलयन बनाता है। कॉलोइडल विलयन होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, कोई एक मान लीजिए एक पदार्थ होगा जिसको हम नॉर्मली विलायक कह देंगे और सामान्य भाषा में, और दूसरा क्या होगा, विलेय रहेगा, और ये काफी गाढ़े रूप में मिले हुए रहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कॉलोइडल विलयन कहते हैं। कॉलोइडल विलयन में और सामान्य विलयन में अंतर क्या होता है कि इसमें एक चीज तो रहती है पॉजिटिव और एक रहती है नेगेटिव। इस तरीके से ये क्या होता है, विलयन बनता है। तो ये कॉलोइडल फॉर्म में होता है। और सीमेंट क्या है, कई बार सीमेंट को बहुत जल्दी जमाने की आवश्यकता पड़ती है, कई बार सीमेंट को धीरे धीरे जमाने की आवश्यकता पड़ती है। किस तरह की संरचना है उसके आधार पर उसके जमने की विधि को या जमने की जो समय है उसको कंट्रोल किया जाता है। ये कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें एक पदार्थ डाला जाता है जिप्सम। जितना ज्यादा जिप्सम होगा उतना ही ये धीरे धीरे जमता है। अगर मान लीजिए सीमेंट के साथ बजरी और बालू और पानी, ये अगर चार चीजों को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण को कंक्रीट कहा जाता है। जबकि कंक्रीट के साथ अगर मान लीजिए सरिया मिला दी जाए या लोहा मिला दिया जाए तो इसको आरसीसी, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट भी कहा जाता है। आगे हम इसमें देखेंगे साबुन के बारे में। साबुन क्या है, देखिए हमने कल के लेक्चर में देखा था कि कुछ चीजें या पानी का है वो दो प्रकार का हमने पानी देखा था। मृदु पानी था, मृदु जल था, और हार्ड वाटर था या कहिए कठोर जल था। कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। तो साबुन क्या है, ये वसीय अम्लों और सोडियम या फिर पोटेशियम के हाइड्रोक्साइडों के उत्पाद हैं। मतलब ये क्या है, ये साल्ट्स हैं एक तरह के, किसके, सोडियम के और वसीय अम्लों के। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मृदु साबुन। मृदु साबुन क्या होते हैं, ये उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। अगर मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया उच्च वसीय अम्लों से कराई जाए तो जो हमको साल्ट मिलेगा वो मृदु साबुन कहलाएगा। अब इसका प्रयोग कहां पे होता है, इसका प्रयोग होता है नहाने के लिए, मतलब इंसानों के नहाने के लिए इस तरह के साबुनों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे साबुन आपने देखे होंगे जो पारदर्शी होते हैं। तो वैसे साबुन बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी मटेरियल बना उसको पहले अल्कोहल में धो दिया जाता है, जिससे साबुन पारदर्शक बन जाता है। ये त्वचा को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो सोडियम के लवण होते हैं, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम उच्च वसीय अम्लों के साथ क्रिया कराएं तो जो साबुन मिलेगा वो कठोर साबुन होगा और इनका प्रयोग कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए किया जाता है। अब तीसरे टाइप के भी साबुन होते हैं जिनको सेविंग साबुन या सेविंग क्रीम्स भी कहा जाता है। ये होते तो मृदु साबुन है, लेकिन इनमें क्या कर दिया जाता है, ग्लिसरीन मिला दी जाती है, प्लस ज्यादा झाग करने के लिए रेजिन मिला दिया जाता है। जो साबुने झाग होते हैं वो रेजिन की वजह से होते हैं, तो रेजिन मिला दिया जाता है। जब मृदु साबुन, ग्लिसरीन और रेजिन मिल जाते हैं तो जो साबुन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सेविंग साबुन या सेविंग क्रीम कहते हैं। आगे हम देखते हैं डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट भी साबुन टाइप की ही एक चीज है, लेकिन जो कठोर पानी के साथ साबुन झाग नहीं देता था, डिटर्जेंट क्या करेगा, कठोर पानी के साथ भी ये झाग दे देगा, मतलब वहां पे भी ये कपड़े की सफाई कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, ये कठोर जल के साथ झाग देते हैं। लंबी श्रृंखला के ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम लॉरिल सल्फेट आदि। बहुत लंबी लंबी श्रृंखला होती है इनकी। और डिटर्जेंट के साथ अगर एंजाइम को भी मिला दिया जाए तो इस तरह से जो कपड़ा साफ होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। और इस तरह की धुलाई को हम कहते हैं माइक्रो सिस्टम धुलाई। अगर हम बात करें कि मेथड क्या है
साबुन बनने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। लेकिन अगर हम मेथड की बात करें तो ये किस तरह से होता है, तो एक तो आप याद करिए फिजिक्स वाली क्लास में हमने बात किया था कि किसी भी चीज का अगर सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो गंदगी के साफ होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि कपड़े में ज्यादा अंदर तक पानी, रेशों के अंदर तक पानी ज्यादा से ज्यादा घुस सकेगा। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और बनती है साबुन में या डिटर्जेंट में, जिसे मिशेल कहते हैं। मिशेल क्या होता है, इस तरीके से इसमें से बहुत सारे निकले होते हैं। अब इनमें क्या रहता है, ये चार्ज पार्टिकल हैं और ये अपने साथ क्या करते हैं, ऑयल को अपने साथ मिला लेते हैं। ऑयल की बूंदों के साथ ये क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो एक मिशेल क्या करता है, अपने साथ मैल और ऑयल को घोल करके बाहर ले आता है। तो मिशेल की क्रिया निर्माण के कारण ये क्या होते हैं, साबुन किसी चीज को साफ करते हैं या डिटर्जेंट किसी चीज को साफ करते हैं। आगे हम देखेंगे औद्योगिक रसायन में कांच के बारे में। तो कांच क्या है, कांच कोई एक फिक्स मटेरियल नहीं है, एक्चुअली ये कई सारी चीजों का एक घोलमाल है या एक मिश्रण है। कांच सिलिका का, सोडियम सिलिकेट का और कैल्शियम सिलिकेट का एक मिश्रण होता है। मोटा मोटी इन तीन चीजों का है। इसके अलावा भी ये कई सारी चीजों का हो सकता है। ये अक्रिस्टलीय ठोस का एक रूप है, लेकिन इसको क्या माना जाता है, अतिशीतित द्रव। जैसे किसी द्रव को ठंडा कर दिया जाए तो वो जम जाता है, वैसे करके इसको द्रव माना जाता है कि जो द्रव जमा हुआ है फिलहाल, लेकिन इसको माना जाता है एक लिक्विड। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता। वजह आप समझ गए, कभी इसमें सिलिका, सोडियम सिलिकेट की जगह पे पोटेशियम सिलिकेट भी ले सकते हैं, कैल्शियम सिलिकेट की जगह पे हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो कई सारे इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, इसलिए कोई फिक्स फॉर्मूला इसका है नहीं। फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसका कोई निश्चित गलनांक भी नहीं है कि कब जाकर के ये पिघलेगा, किस टेम्परेचर पर, वो भी कोई फिक्स नहीं होता है। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया अनिलीकरण कहलाती है। धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो इससे कांच क्या हो जाता है, थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, चटक नहीं पड़ती उसमें है। और कांच को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगर पोटेशियम क्लोराइड कांच में हम डाल देंगे तो कांच कठोर बन जाएगा। और अगर कांच में हमने सिल्वर ब्रोमाइड डाल दिया तो इससे क्या हो जाएगा, कई बार आपने बहुत सारे चश्मे देखे होंगे जो धूप में जाते हैं तो काले पड़ जाते हैं, और जैसे ही हम किसी छाया वाली जगह पे जाते हैं तो वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस तरह से अब कांच का, मान लीजिए अगर कांच थोड़ा काला हो गया तो उससे धूप कम आएगी, तो धूप के चश्मे बनाने के लिए खासतौर से इसका प्रयोग किया जाता है, या कई सारी विंड स्क्रीन बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्योंकि धूप के साथ रिएक्शन करके काली पड़ जाती है, तो उसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, धूप में स्वतः काला हो जाएगा। इस तरह का कोई भी कांच। अगर हम फ्लोरीन का प्रयोग करें तो कांच पर पेंटिंग करी जा सकती है, कांच पर लिखा जा सकता है। तो कांच पर पेंटिंग जो जितनी भी होती है उनमें फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है उन पेंटिंग्स में। कोबाल्ट ऑक्साइड अगर हम मिलाएंगे तो कांच कैसा हो जाएगा, गहरा नीले रंग का हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड अगर मिला देंगे तो भूरे रंग का हो जाएगा। क्रोनिक ऑक्साइड मिला देंगे तो ये कांच कैसा हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। तो कांच को अलग अलग रंग प्रदान करने के लिए उसमें अलग अलग, तो रबर क्या होती है, पौधों से दूध निकलता है, कुछ पौधों से उस दूध को इकट्ठा करके और उसमें फिर सल्फर की प्रक्रिया के द्वारा एक नया तरह का पदार्थ बनता है जिसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। इस पदार्थ को रबर कहा जाता है। अब हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं प्रत्यास्थता क्या है, किसी चीज को अगर हम खींचें और वापस छोड़ दें तो वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती है। इस प्रक्रिया को या इस गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, रबर कम प्रत्यास्थ है जबकि स्टील उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ होती है। हालांकि हमको सामान्य जिंदगी में रबर प्रत्यास्थ ज्यादा लगती है क्योंकि रबर को ज्यादा खींचा जा सकता है, वो वापस लौट के आ सकती है। स्टील में हम नॉर्मल से इस तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं देखते हैं। बात करें हम यहाँ पे रबर की, तो ये दो प्रकार की होती है रबर। एक प्रकार है इसका प्राकृतिक रबर का। ये क्या होती है, ये रबर के पेड़ के लेटेक्स से बनता है और ये आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। बहुलक उस पदार्थ को कहते हैं कि यदि एक अणु के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से इधर और इस तरीके से ये श्रृंखला लगातार बढ़ती चली जाती है, हजारों अणु जब एक साथ एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया या ये विधि क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। अगर हम रबर को सल्फर के साथ गर्म कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है, रबर कठोर या मजबूत बन जाता है। लेकिन कठोर में भारीपन या फिर उसमें हार्डनेस लाने के लिए क्या किया जाता है, उसको कार्बन ब्लैक के साथ गर्म किया जाता है। अब इससे क्या हो जाएगा, जैसे टायर वगैरह होते हैं तो उससे रबर कम घिसे और उसमें जो लचीलापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए,
क्योंकि सल्फर के साथ मिला देंगे तो लचीलापन तो इसमें पूरा रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, टूटेगी नहीं। कार्बन ब्लैक जैसी कोई चीज मिला देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये भारी हो जाएगी रबड़ और इसका लचीलापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब दूसरा जो प्रकार है हमारे पास वो है संश्लेषित रबर का। संश्लेषित रबर या इसको कृत्रिम रबर भी कहते हैं। कृत्रिम वो चीज होती है जो मानव क्या करता है, पूरी तरह से प्रयोगशाला में तैयार करता है, तो उसको कृत्रिम रबर या कृत्रिम चीजों के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होते हैं, ये विभिन्न हाइड्रोकार्बनों के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। बहुलीकरण फिर से समझ गए, अणुओं को एक के बाद एक अरेंज करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलीकरण के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे नियोप्रीन की अगर हम बात करें, ये भी एक संश्लेषित प्रकार का ही रबर है। ये क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका प्रयोग कहां पे होता है, तो ये वैद्युत रोधी पदार्थ बनाने में, वैद्युत तार बनाने में, कन्वेयर बेल्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जहां जहां पे टेम्परेचर का काम है या जहां पे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वैसी जगहों पर नियोप्रीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत का पूर्णतः कुचालक होता है और विद्युत जो क्षेत्र बनते हैं उनको ये रोके रखता है। बात करें ब्यूना रबड़ की, ब्यूना रबड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, यह ब्यूटाडाइन एवं स्टायरोन का मिश्रण होती है या उनका बहुलीकरण से ये बनती है। यह टायर, ट्यूब, जूते के तले और बबलगम बनाने में प्रयुक्त होता है। मतलब ये ऐसी रबड़ होती है जो बहुत कम घिसती है, इसमें घिसाव की जो प्रकृति है वो कम होती है, या ये कहिए कि घर्षण का प्रभाव इसमें काफी कम पड़ता है। तो इससे जो भी चीजें बनेंगी वो काफी ड्यूरेबिलिटी के साथ आगे तक बढ़ती रहेंगी। एक इसका और प्रकार है जिसको हम नाइट्रियल रबर कहते हैं। यह तेल प्रतिरोधी होता है। तेल प्रतिरोधी होने की वजह से, मतलब ये तेल के साथ किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, तो इस वजह से इसका प्रयोग तेल वाहक पाइप बनाने में, कंटेनर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। या इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें हम तेल को भर करके रखते हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात करें हम प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक क्या है, ये कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है। ये भी एक तरह का क्या होता है, बहुलीकृत ही होता है। ये भी एक तरह का बहुलीकरण से ही प्राप्त है। और जैसे हम देखें बहुलीकरण में तो हमको तीन तरह की चीजें मिलती हैं। एक हमको मिलता है प्लास्टिक, दूसरा हमको मिलता है रबर, और तीसरा हमको मिलता है रेसे, जैसे टेरिलीन वगैरह। तो इस तरह से, तो जो दूसरी चीज है हमने यहाँ पे प्लास्टिक की हम बात करें तो प्लास्टिक भी दो प्रकार का हो सकता है। एक ऐसा प्लास्टिक जो हमको प्रकृति से मुफ्त में मिल जाता है या नेचुरली हमको मिलता है। जैसे बहुत सारे कीट हैं जो क्या करते हैं, लाख जैसा एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं और उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके क्या बनाया जाता है, उसको फिर प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा लाख की चूड़ियां पहनी जाती थी, लाख के बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते थे। तो ये वही लाख है जो सामान्य तौर पर पीपल और इस तरह के पौधों के ऊपर कुछ कीड़े होते हैं, मधुमक्खी टाइप के, वो इसको बनाते हैं। दूसरा टाइप है हमारे पास संश्लेषित प्लास्टिक का। तो संश्लेषित प्लास्टिक होता है ऐसा प्लास्टिक जिसको पूरी तरह से लैब में बनाया जाता है, वैसा प्लास्टिक कृत्रिम या संश्लेषित प्लास्टिक कहलाता है। अब संश्लेषित प्लास्टिक भी दो प्रकार का होता है। एक है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, यह बार बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। जितनी बार आप इसको गर्म करोगे ये उतनी बार मुलायम हो जाएगा। जैसे नायलॉन है, पॉलीथीन है, इस तरह के प्लास्टिकों को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक ऐसा प्लास्टिक जिसको एक बार गर्म करके हमने कोई एक आकृति अगर उसको दे दी तो फिर उसको मुलायम नहीं किया जा सकता, वो एक बार जिस तरह का ढल गया वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है, जैसे बेकेलाइट, टेफ्लॉन आदि। अब टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तो टेफ्लॉन से जो बर्तन बनाए जाते हैं उनको नॉन स्टिक के बर्तन कहा जाता है। और ये ऐसे बर्तन होते हैं जिनके ऊपर कोई खाना वगैरह नहीं चिपकता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड में कोर्स चाहिए यूपीपीसीएस, आईएएस या बीपीएससी या यूकेपीएससी से रिलेटेड, तो आप हमसे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।